अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो कि गैस्ट्राइटिस की बीमारी है, या इसे आप सिंपल लैंग्वेज में यूँ कहें कि आपका जो मैदा है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना या वहाँ पे कोई ज़ख़म अल्सर बन जाना, इसे गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। अब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी वजूहात क्या क्या हैं और ये आपके मेंटल स्टेट या आपके मूड के साथ ये बीमारी किस हद तक लिंक है। यानी ये देखें कितना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप अगर परेशान होते हैं या आप खुश रहते हैं तो वो आपके मैदे में बीमारी के साथ उसका एक गहरा ताल्लुक है। ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक लाजमी पहुँचाइएगा। देखें नाज़रीन, होता ये है कि जो गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है इसकी 4-5 एक कॉमन अलामात हैं। अब उन अलामतों में जो सर फहरिस्त है वो ये कि हमें उल्टी मतली होना शुरू हो जाती है, हमें अक्सर उल्टियाँ आती रहती हैं। इसके साथ हमारे पेट में बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर पे जो अपर पोर्शन है हमारी बैली का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। इसके साथ इसकी जो सिम्टम है उसमें डायरिया हो सकता है या लूज़ मोशंस का आना। ये सब कंडीशंस ये इंडिकेट कर रही होती हैं कि गैस्ट्राइटिस की बीमारी है। अब गैस्ट्राइटिस को आम तौर पे कंफ्यूज किया जाता है नॉर्मल हार्ट बर्न या सीने की जलन के साथ। अब सीने की जलन की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि हमने बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना खाया हो, बहुत ज़्यादा नमक मिर्च वाला सालन खाया हो। इसके साथ हम खाने के फ़ौरन बाद अगर लेट जाएं या वो जरासीम किसी वजह हो सकता है जो कि बैक्टीरिया है एक। अब ये सारी कंडीशंस होती हैं जो कि आपको मैदे की जलन कोस करवा सकती हैं। लेकिन जो गैस्ट्राइटिस है ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है और गैस्ट्राइटिस की जो बड़ी वजह है उसके अंदर एक जो कॉमन रीज़न है वो है कि हमारी बॉडी में एक ख़ास किस्म का हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाना। हाँ जी, ये जो हार्मोन है ये दोस्तों बेसिकली इसे कहा जाता है कोर्टिसोल हार्मोन। मैं दोबारा नाम इसका बता दूं, इसे कोर्टिसोल हार्मोन कहा जाता है। और ये जो हार्मोन है ये एक ऐसी कंडीशन के अंदर रिलीज़ होता है कि जब हम लोग स्ट्रेस के अंदर होते हैं, यानी जब हमारे ऊपर कोई परेशानी होती है, हम बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में होते हैं या हम लोग खौफ ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, किसी चीज़ से घबरा रहे होते हैं, तब हमारी बॉडी में नेचुरल तौर पे कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये सीधा जाके हमारी जो हमारा कहने की हमारा स्टमक होता है या हमारा मैदा होता है वहाँ पे जाके ये एक्ट करता है। अब जब स्टमक के अंदर ये कोर्टिसोल हार्मोन हमारे ब्लड के थ्रू पहुँचता है तो वहाँ पे स्टमक की लाइनिंग को ये ख़राब करना शुरू कर देता है। यानी यूँ समझिए कि अगर ये स्टमक है, हमारा मैदा है, तो इसके अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से एक लाइनिंग है, एक प्रोटेक्टिव शीट चढ़ी हुई है अंदरूनी सतह पे। और ये अंदरूनी सतह पे जो शीट है ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म की मैदे के ज़ख्मों से और वहाँ पे एसिड की वजह से कोई अटैक ना हो मैदे की वॉल पे, इस चीज़ से बचा रही होती है। लेकिन ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये वहाँ पे जाके इस प्रोटेक्टिव लेयरिंग को ख़त्म कर देता है। जब ये प्रोटेक्टिव लेयरिंग और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं जब वो वहाँ पे रप्चर होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे ज़ख़म बन जाता है। अब जब ये ज़ख़म बन जाता है तो कभी कभी ये अल्सर की कंडीशन भी कोस कर देता है। और अल्सर ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि जब आपके स्टमक की जो वॉल है या जो पूरी लाइनिंग है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं। अब दोस्तों ये जो छोटे छोटे सुराख हमारे मैदे में बनते हैं ये अल्टीमेटली हमें इंटरनल ब्लीडिंग करवा सकते हैं। हमारे पेट के अंदर खून जो है वो रिसना शुरू हो जाता है, वहाँ पे इंटरनली ब्लीडिंग हो जाती है। साथ साथ जितने भी मैदे के एसिडिक कंटेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत वाला वहाँ पे सोल्यूशन होता है, वो सभी निकल के हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए जो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा वर्स हो जाती है, हमें और ज़्यादा मसले देखने को मिलते हैं। अब एक तो है कि कोर्टिसोल हार्मोन इस तरह जाके ये हमारी स्टमक की लाइनिंग को ख़राब कर रहा है। अब जो दूसरा बड़ा मसला ये कोर्टिसोल हमारे लिए करता है वो ये कि ये वहाँ पे जिंक की भी लेवल को कम कर देता है। हमारी बॉडी में जब जिंक एब्जॉर्ब होता है, हम जितना भी खाना खाते हैं या डिफरेंट किस्म की हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो कुदरती तौर पे जिंक हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्फेक्शंस को हील करने के लिए या सही करवाने के लिए भी जिंक होना लाजमी है। अब जब
कोर्टिसोल हार्मोन जिंक के लेवल को कम कर देता है, तो अल्टीमेटली हमें ये होता है कि हमारा वो जख्म ठीक नहीं हो रहा होता बल्कि और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये दर हकीकत एक एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन है, यानी कि हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुदरती तौर पे हमारी बॉडी से निकलता है। लेकिन नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि जब भी किसी चीज़ की एक्सेस हो जाती है या एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो जाती है वो चीज़, तब हमारे लिए हमेशा वो नुकसानदा साबित होती है। बिल्कुल, आप यहाँ पे इंसुलिन की मिसाल ले लें कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का होना किस हद तक ज़रूरी है। यानी कि अगर इंसुलिन ना हो तो आप यूँ कह लें कि डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन यही इंसुलिन जब हमारे ब्लड में बहुत ही ज़्यादा लेवल के अंदर रहना शुरू हो जाती है, तब भी हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें अल्टीमेटली फिर से शुगर का मरीज़ ही बना रही होती है। यानी कि जब इंसुलिन कम थी तब भी हम डायबिटिक हो रहे थे, और जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई तब भी हम डायबिटिक हो गए। तो बिल्कुल यही सीन इस कोर्टिसोल हार्मोन के साथ है। अगर तो कोर्टिसोल हार्मोन कम हो तब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशंस और इस तरह के जो इन्फेक्शंस है वो ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब ये एक लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी हमारे लिए ये ख़तरा होता है और हमें वहाँ पे ये इन्फ्लामेशन से कॉज करवा सकता है। अब नाज़रीन, जो एक और इसकी एक बड़ी कहने के पैथोफिजियोलॉजी है या इसके लिए ये हमारे लिए जो ख़राबी करता है वो ये कि इसके साथ हमें हमारे जितने भी जीआईटी प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। हमारे लीवर की साथ में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। हमारा जिगर भी आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हार्मोन्स वो बना रहा था या जितना भी बाइल एसिड्स बना रहा होता है उसके भी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब देखें, अगला सवाल ये होना चाहिए कि कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा कब होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो ये जब हम स्ट्रेस कंडीशन के अंदर होते हैं, घबराहट के अंदर, किसी डर के अंदर या बेचैनी की हालत में होते हैं या परेशान होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। इसकी जो दूसरी रिलीज़ होने की बड़ी वजह है वो है कि कुशिंग डिजीज़ एक सिंड्रोम है, और यानी कह लें कि बहुत ही मल्टीपल डिजीज़ की एक पिक्चर है, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर डिजीज़ होती हैं, उसे हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। अब ये कुशिंग सिंड्रोम के में भी यही होता है कि ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ होता है, और बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से ये हमारी स्किन को डार्क कर देता है। इसके साथ ये बॉडी को बहुत ज़्यादा स्वेल करवा देता है, इंसान मोटा हो जाता है ज़्यादा क्योंकि जिगर काम नहीं कर रहा होता। इसके साथ हमारा पेट के जितने भी मसाइल हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी इस कुशिंग डिजीज़ में भी हो रही होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो बात है वो हम इसे इस तरह एग्जामिन कर सकते हैं कि क्या हमें गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है या हमें सिंपल सीने की जलन का मसला है। इसका एक छोटा सा आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत ही एक कहने के एक मुफीद और सादा टेस्ट है। इसमें आपने करना ये है कि आपने एप्पल साइडर विनीगर को आपने पानी में डिज़ोल्व करना है 1 चम्मच, और उसे आपने 1-2 दफ़ा दिन में इस्तेमाल कर लेना है, पी लेना है यानी। अब एप्पल साइडर विनीगर को इस्तेमाल करने से अगर तो आपकी कंडीशन बेहतरी की तरफ आए तो आपने ये समझ जाना है कि आपको सीने की जलन का मसला है और आपको गैस्ट्राइटिस की तरफ आप नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी कंडीशन पहले से ज़्यादा और ख़राब होना शुरू हो जाए या आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स ज़्यादा होते हुए नज़र आएँ, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन होगी कि आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो चुकी है और अब आपको किसी मेडिकल कहने की एक हेल्प की ज़रूरत है या आपको दवाइयों की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपल से शुरू हों। आप सबसे पहले अब इसकी थेरेपीज़ क्या है, यानी ये इस टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ कि हम इसे किस तरह क्योर कर सकते हैं। देखिए, इसको क्योर करने का एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपने सबसे पहले तो खुश रहना सीखना है। आपने अपने मूड को बेहतर रखना है, आपने स्ट्रेस की कंडीशन से जितना हो सके आपने बचना है, अपने आप को घबराहट से आपने बचाना है, डिप्रेशन वाली स्टेट में नहीं जाना। तो ये सब करते हुए आप नोटिस करेंगे कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ रही है। आपकी जितना भी ये स्टमक की प्रॉब्लम्स थी ये खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी।
اس کے ساتھ جو دوسرا اور اس کا ایک بہترین علاج ہے وہ ہے کہ آپ نے وائٹامن ڈی کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ وائٹامن ڈی جو کہ ہمیں کیپسول کی صورت میں بھی اویلیبل ہے، ہمیں انجیکشنز کی صورت میں بھی اویلیبل ہے، جو کہ ہم اپنے مسلز میں لگا بھی سکتے ہیں اور انجیکشن کو ہم لوگ پی بھی سکتے ہیں۔ آپ نے وائٹامن ڈی کو ہر 15 دن بعد استعمال کرنا شروع کر دینا ہے۔ ایک انجیکشن آپ نے لینا ہے اور اس سے 15 دن بعد آپ نے اسے دودھ میں ڈال کے یا کسی بھی شربت میں آپ پی سکتے ہیں۔ اچھا، وائٹامن ڈی کے استعمال سے ہمارا کورٹیسول کا لیول پھر سے نارمل رینج میں آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر پہلے کورٹیسول کا لیول بڑھا ہوا تھا تو دوبارہ سے نارمل کنڈیشن کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے زنک کے جو سیرپ ہمیں ملتے ہیں، زنک پریپریشنز جو کہ عام طور پہ پیٹ خراب ہونے کی صورت میں بچوں کو بھی دیے جاتے ہیں، یہ مختلف ناموں سے آتے ہیں، ڈایا زنک کے نام سے، زنک ڈے، زنک ایٹ او ڈی، یہ سبھی ناموں سے آ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے زنک کا سیرپ استعمال کرنا شروع کرنا ہے، یا زنک کی ٹیبلٹس بھی مل جاتی ہیں، آپ نے وہ استعمال کرنی ہے ڈیلی بیسس پہ۔ اس طرح کرتے ہوئے بھی آپ کی کنڈیشن کافی زیادہ بہتری کی طرف آ جائے گی۔ تو دوستو، یہ گیسٹرائٹس کی پرابلم کے بارے میں کچھ بریف آپ کو میں نے انٹروڈکشن دیا، اور آپ کو میں نے اس کے کچھ تھراپیز بھی بتائیں جو کہ آپ ایزیلی گھر پہ کر سکتے ہیں اور کنڈیشن کو زیادہ خراب ہونے سے آپ روک سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کافی زیادہ انفارمیشن حاصل کی ہوگی۔ اس انفارمیشن کو آپ دوسروں تک بھی لازمی پہنچائیے گا، اور مزید اپڈیٹس کے لیے آپ چینل کو دیکھتے رہا کریں۔ اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی اینڈ اسٹے بلیسڈ۔